हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज रूप वर्णन का आखिरी पार्ट है। इसमें हम 13 से लेकर 15 तक के जो पद हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेखक हैं इसके विद्यापति और संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए, अभी हम जो यहाँ पे इसके बाद शुरू करने वाले हैं बुक, वो हम करेंगे कबीर की जो साखी है उसके जो 40 पद लगे हुए हैं आपके, 40 साखियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, कबीर वाणी पीयूष नाम से जो पुस्तक है उसकी, तो कबीर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम उसकी साखियाँ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पद करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कबीर की नेत आ गए, कबीर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला पद है। सांझक वेगी उगल नव संसधर, भग में विदित सविताहु, कुंडल चक्र तरासे नुकायले, दूर भेल हरित राहु, जनु वैससी रेवदन हाथ चलाए, तुअ मुख चंगिम अधिक अपल, भेल कतिखन थगव लुकाई, रक्तोपल जनिक कमल बसायोल, निल नालिन दल तहु, तिलक कुसुम तहु मांझू देख कहू, भ्रमर आवथी लहुलह, पानी पलवगत अधर विम्बगत, दसन दारिम विज तोरे, कीर दूर भेल पास आवै, भो धनुहि के भोरे। इसमें भी देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पद विद्यापति की पदावली के रूप वर्णन खंड से लिया गया है। इसके रचनाकार मैथिली कोकिल विद्यापति हैं तथा इसके संपादक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, प्रसंग देखिए इसका। इस पद में कवि ने नायिका की सुंदरता को प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें भी आपको व्याख्या खुद करनी है, और ये लास्ट था जिसमें आपको व्याख्या खुद करनी है, बाकी मैंने सभी की व्याख्या करवाई है। ठीक है, भाषा देखिए मैथिली, और अगस्त श्रृंगारस है, छंद है यहाँ पे पद, और अलंकार है उपमा, रूपक और अनुप्रास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सरस वसंत समय भल पाओले, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाखिए, मुख सौ दुरी करु चीरे, तोहर बदन संचान हुअथी, नहीं जइयो जतन भी देला, कई बेगी काटी बन ओल, नव कय तइओ तुलित नहीं भेला, लोचन तूल कमल नहीं भगणे, सकै इसे जग के नहीं जाने, से फेगी जाए नकुले जल भय, पंकज निज अपमाने, भने विद्यापति सुनवर जोबतिये, ई सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई गमाने। यहाँ पे देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रसंग देखिए। इस पद में नायिका के स्वप्न में एक पुरुष आकर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या देखिए। गोपियाँ इस पंक्ति के माध्यम से कहती हैं कि वसंत ऋतु की समय आ गया है और हवा की गति दक्षिण से उत्तर की ओर है। कवि कहते हैं कि इस समय गोपियाँ सो रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि सपने में एक सुंदर सा पुरुष आता है और कहता है कि तुम अपने मुख पर साड़ियों से ढका हुआ उसे उठाओ। लेखक कहते हैं कि जो पुरुष गोपियों के स्वप्न में आया था वह कहता है कि तुम्हारा मुख शरीर के जैसा तो चांद भी नहीं है। वह महान पुरुष कहता है कि विधाता ने तो चांद को तुम्हारे जैसा बनाने के लिए चांद को कितना बार काटा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुख का योग चांद भी नहीं, यानी कि तुम इतनी सुंदर हो कि चांद भी उसके सामने कुछ नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि उस स्त्री से कि तुम्हारी मतलब उस स्त्री की तुम्हारे आँखों के सामने के जैसा सुंदर कमल फूल भी नहीं है, यानी कि उस स्त्री से कहते हैं कि तुम्हारी आँखों के जैसा सुंदर फूल, कमल का फूल भी नहीं है। और ये बात कौन नहीं जानता
इस बात को कमल के फूल भी अच्छी तरह से जानता है, तभी तो कमल स्वयं को अपमानित समझ के जल में छुप जाता है। कवि विद्यापति उस स्त्री के बारे में प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे युक्ति, तुम सबसे श्रेष्ठ हो तो सबसे अलग हो। मानो कि तुम लक्ष्मी की प्रतीक हो। जो मैंने तुम्हारे इस खूबसूरती के बारे में कहा है वो सब राजा शिव सिंह एवं मानो कि तुम लक्ष्मी की प्रतीक हो। जो मैंने तुम्हारे इस खूबसूरती के बारे में कहा है वो सब राजा शिव सिंह और उसकी पत्नी लखीमा अच्छी तरह से जानती हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, जो स्वप्न में आता है पुरुष, वो स्वप्न में पुरुष जो आता है और आके क्या करता है, उनकी जो सौंदर्य है उसका जो बखान करता है, उसके सौंदर्य को बताता है कि चांद को भी काटा गया है लेकिन फिर भी चांद का आकार तुम्हारे चेहरे जैसा नहीं आया। साथ ही तुम्हारे नेत्र जो हैं, तुम्हारी आंखें जो हैं, वो कमल के फूलों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। इतनी सुंदर हैं कि कमल का फूल भी पानी में जाकर छुप जाता है। ठीक है, इस तरह से उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है। भाषा देखिए मैथिली है, अलंकार उपमा अनुप्रास है, साथ ही अतिशोक्ति अलंकार भी यहाँ होगा, रस है, श्रृंगार रस है और छंद है पद। ठीक है, लास्ट हमारा जो पद है वो देखते हैं, आखिरी पद है ये। बदन चांद तोग नयन चकोर, मूर रूप अमिय रस पीवे, अधर मधुर फुल पिया मधुकर, तुल बिनु मधु कतखन जीवे, मानिन मन तोग गढ़ल पसाने, कके न गभ से हंसी किछु न उतरी देसी, सुखे जाओ निसी अबसाने, परमुखे न सुनसी नियमने, न गुनसी न बुझसी लड लगी बानी, अपन अपन काज कहित अधिक लाज अर्थित आदरहानि, कवि भन विद्यापति अगे सुनु, जुबती नहीं नूतन भेल माने, लखीमा देह पति शिव सिंह नगपति, रूप नारायण जाने। यहाँ पे देखिए जो संदर्भ है वो यही रहेगा। प्रसंग देखिए, इस पद में कवि विद्यापति ने नायिका के अपूर्व सुंदरता का मनोयोग का चित्रण किया है। साथ ही नायक बार बार उसे रिझाने का प्रयास करता है परंतु वह उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक नायक को उसकी सुंदरता बताई जा रही थी, अब नायक जो है वो नायिका को रिझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नायिका से नायक कहता है कि हे सुंदरी, तुम्हारा बदन चंद्रमा के समान सुंदर है और तुम्हारे जो नेत्र हैं वो चकोर के समान है। चकोर रूपी मेरे नेत्र तुम्हारे अमृत रूपी सौंदर्य का रसपान करते रहते हैं। तुम्हारे होठ फूल के समान मधुर हैं और मैं भौर रूपी प्रियतम हूँ। बिना मधुपान लिए भला ये भौरा कितने क्षण जीवित रहेगा। तुम्हारा मन पाषाण से गढ़ा हुआ है, यानी कि तुम्हारा जो मन है वो पत्थर की तरह है। वो ये कहता है कि तुम जो हो चंद्रमा की तरह हो और मैं चकोर की तरह हूँ, तुम जो हो वो फूल की तरह हो और मैं भौरे की तरह हूँ, तो हम दोनों कब तक अलग रह सकते हैं। तुम्हारा मन तो बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है। तुम किसी को भी शोभायमान अर्थात ठीक ढंग से हंसकर कभी उत्तर नहीं देती हो। तुम हंसते हुए ऐसे जाओ कि सुख की रात कट जाए, यानी कि तुम कभी हंस के जवाब ही नहीं देती हो। तुम ऐसे हंसो कि जो रात है वो सुख से बीत जाए। तुम दूसरों के मुख की बात नहीं सुनती हो, ना ही उस पर अपने मन में विचार करती हो, यानी कि तुम किसी की बात नहीं सुनती हो, ना ही उस पर विचार करती हो। और तुम ना ही इस रसिक की प्रेम युक्त बात को समझती हो, ना ही तुम मेरी प्रेम युक्त बात को समझ पा रही हो। अपने काम को स्वयं कहने से और अधिक लज्जा होती है और ज़्यादा स्पष्ट बोलने से स्वयं की आदर हानि होती है। यानी कि हमें जो काम है अगर मैं उसे खुद से कहूँ तो इसमें मुझे लज्जा होगी, यानी कि ये शर्मिंदगी की बात है। साथ ही अगर मैं स्पष्ट रूप से इसे बोलूँ तो अपनी आदर की हानि भी करूँगा। कवि विद्यापति कहते हैं कि अरे युवती सुन, भले ही तुम इस प्रेम को ना मानो, लेकिन लाखिमा देवी के पति राजा शिव सिंह रूप नारायण ही हैं, जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। बस हम यहाँ पे थोड़े से विशेषता देख लेते हैं। भाषा मैथिली है, रस श्रृंगार रस है, छंद पद है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास उपमा और अतिशयोक्ति है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। साथ ही विद्यापति की जो पदावली है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि हम कबीर की साखी पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पीहू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी यू सून।